हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग चैप्टर का कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लगभग मैंने 53 तक क्वेश्चंस कर रखे हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। मैंने सारे बेसिक कंसेप्ट और ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग सभी क्वेश्चंस कर रखे होंगे, आप लोगों ने देखे भी हैं। अब हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल पूरा रिवीजन है इसमें, सब कुछ है इसमें। प्रोविजन फॉर टैक्स, असेट्स अकाउंट, प्रीमियम, बहुत कुछ है, लोन, डिबेंचर, मतलब एक बहुत फुल पैकेज वाला क्वेश्चन है जो हमको आना ही चाहिए। और यदि कभी भी ऐसा हो कि भाई हमें रिवीजन करना है कौन से क्वेश्चन का जिसमें सारा कैश फ्लो आ जाए, तो ये क्वेश्चन को सबसे पहले उठाना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ समता लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023 प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 8% डिबेंचर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 8% बैंक लोन, ट्रेड पेबल, short term provision, property, intangible assets, goodwill, non current investment कहाँ जाते हैं, investing activity, current investment, cash and cash equivalent, inventory, increase decrease, trade receivable, increase decrease और cash। फिर notes to account में दिया है बेटा share capital, preference और reserve and surplus में देखो security premium करके दे रखे हैं 10,000 और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर रिटर्न ऑफ 5,000। इसका मतलब मैं अभी समझाऊंगी। जनरल रिजर्व, सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, ए पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 60,000 विच डेप्रिसिएशन चार्ज 20,000 was sold at 50% of its book value. Depreciation provided on tangible assets 60,000, income tax 45,000 was provided. Additional debenture were issued at par on 1st October 2022 and bank loan was repaid on the same date. At the end of the year, preference share were redeemed at a premium of 5%. सब कुछ है, मत घबराओ, अभी आ जाएगा। 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले मुझे देखना चाहिए कि हमें क्या अकाउंट बनाने की जरूरत होगी। 2 अकाउंट बनेंगे, तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद में इन्हें बोर्ड रब करना होगा। तो हम सबसे पहले वर्किंग नोट्स करते हैं, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वर्किंग नोट में बेटा सबसे पहले मुझे मशीनरी अकाउंट बनाना होगा। ये तो आपको पता ही है क्यों बनाना होगा, क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है। तो हम सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। मशीनरी अकाउंट क्या सिखाया है मैंने मशीनरी अकाउंट में? ओपनिंग बैलेंस डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट, है ना। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट यहीं पे मिलेगा। ओपनिंग बैलेंस देखिए, एक 22 है और एक 23 है, तो 22 वाला ओपनिंग होगा बेटा 6,20,000 और क्लोजिंग होगा 8,60,000। फिर उसके बाद मैंने क्या सिखाया है? परचेज, प्रॉफिट, सेल, लॉस, डेप्ट। अब देखो यहां इन्होंने बोला है कि एक मशीन जिसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ द मशीन 60,000, जिस पर डेप लगा 20,000। 60,000 की मशीन जिस पर हमारा डेप कितना लगा है? 20,000, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 40,000। इसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू। ये तो कॉस्ट वैल्यू है। इन्होंने कहा कि भाई 60,000 की मशीन जिस पर डेप लगा था 20,000,
उसको हमने 50% ऑफ इट्स बुक वैल्यू पर बेच दिया। अभी कितने की मशीन है? 40,000। इसको 50% पे बेच दिया है, तो इस 40,000 का 50% यानी कि मैंने कितने में सोल्ड किया? 20,000। 40,000 का 50% यानी कि 20,000 में मैंने इसको सेल किया है। अब आप बताइए 40,000 की मशीन यदि मैं 20,000 में बेचूं तो मुझे क्या हुआ? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। कितने का हुआ बेटा? 20,000। क्लियर है? मशीन कितने में बेची? 20। लॉस कितने का हुआ? 20। टोटल वैल्यू कितनी थी? 40। अब इसे यहां पे पुट करो। अब ध्यान रखना, हम ये वाला डेप नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ओवरऑल हमें पूरा मशीन पे कितना डेप लगा है वो दे रखा है 60,000। सॉरी, यदि हमें ये डेप ही दिया होता और ये वाला नहीं दिया होता तो हम ये लिखते, बट ये इस मशीन का है और मुझे पूरी मशीन का डेप दे रखा है 60,000, तो 60,000 में ये 20,000 डेप इंक्लूड है। तो मैं यहां पे सबसे पहले तो बाय बैंक मैंने मशीन को कितने में बेचा? सेल लिखूंगी। सेल कितनी है बेटा? 20,000। ठीक है, फिर मैं लिखूंगी डेप्रिसिएशन, जो ये वाला नहीं, ओवरऑल डेप कितना लगा है? 60,000, वो लिखूंगी। फिर बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, वो कितना है? 20। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, इसे माइनस करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो टू बैंक यानी कि परचेज का अमाउंट आ जाएगा। क्लियर? चलो करते हैं इसको ऐड। 20 और 60 80, 80 और 20 1 लाख, 1 लाख और 8,60,000 जबकि 9,60,000 होगा। 9,60,000 माइनस 6,20,000 कितना आया बेटा? 3,40,000। टोटल 1960। पहले हम सारा वर्किंग नोट बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने मशीनरी बना लिया। नेक्स्ट हमें और क्या बनाना होगा? इनकम टैक्स प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड मतलब कि प्रोविजन, तो हमें प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना होगा। क्यों बनाना होगा? क्योंकि मैंने सिखाया है कि जब एडिशनल इंफॉर्मेशन में टैक्स से रिलेटेड कोई इन्फो दी होती है तो हमें टैक्स अकाउंट बनाना होता है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है तो हम करंट ईयर का प्लस करते हैं और लास्ट ईयर का माइनस। करंट ईयर का मेड, लास्ट ईयर का पेड। लेकिन अभी हमें प्रोवाइडेड यानी कि मेड दिया हुआ है। कौन सा दिया है? प्रोवाइडेड, मेड। पहले तो प्रोविजन फॉर टैक्स क्या होता है ये बताओ। असेट्स की लाइबिलिटी कहां से स्टार्ट होती है? इधर से। इधर लिखूंगी मैं ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी और इधर लिखूंगी मैं क्लोजिंग बैलेंस। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस कहां मिलेगा? नोट टू अकाउंट में देखो, 40,000 ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग है 50। अब इधर आता है टैक्स पेड। यदि क्वेश्चन में टैक्स पेड दिया हो तो मेड निकलता है और मेड दिया हो तो पेड निकलता है। अभी इन्होंने बोला है कि इनकम टैक्स प्रोवाइडेड मतलब मेड, तो बाय या तो स्टेटमेंट ऑफ P&L लिखूं जो कि मेड है, या डायरेक्ट आप लिखना चाहें तो बाय प्रोविजन फॉर टैक्स मेड लिखेंगे तो भी चल जाएगा। कितना? 45,000।
85, 85 में से 50 माइनस हुए तो आपके पास टैक्स पेड निकल गया 35। ठीक है, मेड प्लस होता है और पेड माइनस होता है। कहां पे? एक वर्किंग नोट में प्लस होगा और ये ऑपरेटिंग में माइनस होगा। और कैलकुलेशन, और है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। डिबेंचर 1 अक्टूबर को हमने इशू किए, 1 अक्टूबर 2022 को हमने एडिशनल डिबेंचर इशू किए हैं। डिबेंचर क्वेश्चन में दिए हुए हैं बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग पहले 1.50 के थे, ठीक है, पहले कितने के थे? 1.50 और फिर हो गए 260। ये तो हमको आता है 1.50 से 2.60 के हुए, लेकिन 1.50 से 2.60 के जो हुए हैं वो 1 अक्टूबर को हुए हैं। कब हुए हैं? 1 अक्टूबर को। यानी कि 1.50 पे 8% से कितने महीने का? पहले 6 महीने का निकाल लू और 2.60 पर 8% से 6 महीने का निकाल लू, ठीक है। 1,50,000 8% फॉर 6 मंथ और एडिशनल 1.50 और 1.10 तो इधर लिख हो गए 260, 260 इंटू 8% इंटू 6 मंथ। निकालें 1,50,000 का 8% 12,000 और 6 महीने का हुआ 6,000। 1.50 इंटू 8% इंटू 6/12 कितना हुआ बेटा? 6,000, ठीक है। और इधर करें 2,60,000 इंटू 8% डिवाइडेड बाय 2 6 मंथ का 10,400। समझ में आया? फिर से समझाती हूं। मैंने 1,50,000 के इंटरेस्ट थे, सॉरी डिबेंचर्स थे, उन पे मुझे इंटरेस्ट पे करना है। मैंने 1.50 के थे 2022 में, उसके बाद 1 अक्टूबर को 1,10,000 के डिबेंचर मैंने और इशू किए। तो मैं 1.50 पे 8% से पहले अक्टूबर तक 6 महीने का इंटरेस्ट पे करूंगी, यानी कि 6,000 रुपए। और फिर 1.50 में 1,10,000 के और डिबेंचर्स आ गए, तो अब मेरे डिबेंचर्स हो गए 2,60,000 के। तो अब मैं 2,60,000 का 8% से 6 मंथ का फिर इंटरेस्ट दूंगी। तो इस अक्टूबर तक मैं 6,000 पे कर रही थी, अक्टूबर से मार्च तक मैं 10,400 पे कर रही हूं। तो टोटल इंटरेस्ट मेरा बना 6,000 प्लस 10,400 यानी कि 16,400। मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में ही, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स निकाल लिया, अब इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी निकालना पड़ेगा। क्यों? इसको भी समझे। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इसको भी अच्छे से समझना बेटा। मेरे पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग 8% बैंक लोन, मैंने बैंक से लोन लिया था। 2022 में मैंने 50,000 का लोन लिया था सॉरी। फिर मैंने बैंक लोन 10,000 का पेमेंट किया। मैम 10,000 कहां से आए? भाई पहले बैंक लोन दिया है 50, फिर बैंक लोन दिया है 40 और डेट बोली है वही डिबेंचर वाली 1 अक्टूबर। सेम फंडा है जो इधर है भाई। 50,000 पहले था, 10 का पेमेंट कर दिया, बाद में कितने बचे? 40,000। तो मैं अप्रैल से लेके अक्टूबर तक 6 महीने का इंटरेस्ट किस पर दूंगी? 50,000 पर। फिर मैंने लोन में 10,000 रुपए इंस्टॉलमेंट डाल दी, तो अब मैं इंटरेस्ट जो पे करूंगी वो 40,000 पे करूंगी। सिंपल सी बात है बेटा, आप अपने आप से रिलेट करो कि भाई बैंक में मैंने पहले 50,000 का लोन लिया था,
ठीक, तो मुझे 50,000 पे इंटरेस्ट देना है। 50,000 पे 8% से, कितने परसेंट से? 8% से, कितने महीने का? 6 मंथ का। कितना आएगा? यहां लिख देती हूं। तो पहले आएगा 50,000 8% से 6 मंथ का, ठीक है, तो ये हो गया 2,000 रुपए। उसके बाद मैंने 10,000 का पेमेंट कर दिया, तो अब मैं इंटरेस्ट ऑन लोन जो भरूंगी वो 40,000 पे भरूंगी। 40,000 का 8% से 6 महीने का 2 0 6 2 जा 2 4 जा 4 4 जा 16, यानी कि 1600। तो मेरा टोटल इंटरेस्ट बना 3,600। ये इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन निकाला है मैंने। पहले आप ये सारा नोट डाउन करो। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन कितना आया है? 1600, ठीक है। 50,000 का 8% से 6 महीने का और 40,000 का 8% से 6 महीने का। क्यों भाई? क्योंकि 1 अक्टूबर को मैंने 10,000 का पेमेंट कर दिया है। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये पूरा वर्किंग नोट में जाएगा सिस्टमैटिक। फिर आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा, सबसे पहले मैंने क्या सिखाया आपको कि कैलकुलेशन ऑफ क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मैं यहां लिख देती हूं क्योंकि मुझे इनकी जरूरत है। यहां लिखती हूं मैं पहले, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यही लिखते हैं अपन सबसे पहले वर्किंग नोट में। सबसे पहले क्या लिखना सिखाया है मैंने? डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। तो बेटा देखो, आपको मिलेगा नोट्स टू अकाउंट में सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, पहले 140 माइनस का है और फिर 150 दिया है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 150 तो प्लस का है लेकिन 140 माइनस का है। पहले मुझे लॉस हो रहा था, फिर मुझे प्रॉफिट हुआ है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, पहले मेरे पास 140 का लॉस था, फिर मुझे 150 का प्रॉफिट हुआ है। डिफरेंस निकालना हो तो जो लॉस है वो माइनस करके लिखना। तो माइनस माइनस प्लस 150 और 140 कितना हुआ? 2,90,000। क्या क्या प्लस करते हैं इसमें जल्दी से बताओ? ट्रांसफर टू रिजर्व, याद करवाया ना मैंने पूरा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, WCR, IFR, यहां जनरल रिजर्व है 120 से 150, 30,000। डिफरेंस लेना है, पहले जनरल रिजर्व 120 का था, फिर 150 का हो रहा है। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा लेना है? करंट ईयर मेड प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, कितना? 45, ठीक है। और क्या आता है यहां पे इसके अलावा? ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर करंट टैक्स करंट ईयर, डिविडेंड। डिविडेंड के बारे में यहां कोई नॉलेज नहीं है, डिविडेंड नहीं है। और क्या आता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, फिलहाल कुछ नहीं है, इसको जोड़ दो तो कितना आया? 290 प्लस 75, 365। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। सबसे पहले ए, कैश इनफ्लो कौन सी एक्टिविटी से निकालेंगे? ऑपरेटिंग। यही लिखते हैं। सबसे पहले 365 ये ले लू, क्या लिखते हैं? एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 3,65,000। अब क्या प्लस होता है इसमें? नॉन कैश
नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस। याद करो क्या क्या आएगा, लॉस, डेप, गुडविल राइट ऑफ, है ना। चले तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितनी है, 20,000। फिर डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर 60,000। और क्या आता है बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इंक्रीज होता है तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, ये सब यहाँ आएंगे ना, यहाँ सब प्लस होंगे नॉन कैश एक्सपेंसेस में, और फाइनेंसिंग में क्या होंगे, माइनस। सारी चीजें लिखनी है। डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, गुडविल राइट ऑफ, तो गुडविल भी राइट ऑफ हो रही है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर देखो, इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल पहले 40,000 की थी और फिर 15,000 की हो गई, तो 40 में से 15 गए 25। गुडविल राइट ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ 25,000, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, कितना इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, 16,400, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कितना 3,600, और प्रॉफिट होता तो माइनस होता, है ना। नॉन कैश इनकम, ये नीचे का मैं रब कर रही हूं, अब ये आपने उतार लिया होगा, ये वर्किंग नोट में बनता है। अब क्या आता है, इतना करने के बाद, ये सब प्लस करने के बाद हमारा जो आंसर आता है, लेस नॉन कैश इनकम में कुछ भी नहीं है ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल होता, इंटरेस्ट रिसीव्ड, है ना, होता तो माइनस करते। नॉन ऑपरेटिंग इनकम में कुछ नहीं है, तो हमारा जो आंसर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी एक चीज आपको मुझे समझानी है, प्रीमियम वाला फंडा, पहले अपन ये कर लें फिर मैं आपको समझाती हूँ। 3,65,000 प्लस 20 और 60 80, फिर 25,000, फिर 16,400 और फिर 3,600, ये आया 4,90,000, है ना। अब क्या करना होगा हमें 4,90,000 पे, अब 4,90,000 में हमें 4 चीजें करनी होती है, क्या, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, 2 चीजें प्लस फिर 2 माइनस, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। अब सर्च करो बेटा, ऊपर देखो नॉन करंट लाइबिलिटी है, ट्रेड पेबल मिल रहा है, बैंक लोन तो फाइनेंसिंग में जाएगा, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, तो एक लाइबिलिटी आपको मिल रही है ट्रेड पेबल। 1,10,000 से 1,20,000 हो रहे हैं, 10,000 से लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज, यहां लिखूंगी ट्रेड पेबल 10,000 से। फिर असेट्स में ढूंढो, इन्वेंट्री 1 लाख से 1,95,000 हो रही है, 95,000 से असेट्स इंक्रीज हो रही है, इन्वेंट्री 95,000 से इंक्रीज हो रही है, ये तो आता है ना हमें। फिर ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख से 2 लाख के ही हैं, ठीक है, तो ना इंक्रीज हुए ना डिक्रीज, बस इतना ही था।
तो पहले 10,000 प्लस करूं, 4,90,000 में 10,000 प्लस हुए तो 5 लाख, और उसमें से 95,000 माइनस हुए, ठीक है, तो ये कितना आएगा 4,05,000 5 लाख में से। और आंसर आ गया आपका। और क्या माइनस करना है भाई, ये हुआ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसमें लास्ट क्या माइनस करना है, लेस टैक्स पेड। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का प्लस होता है, लास्ट ईयर का माइनस होता है। कहां पे माइनस होता है भाई, लास्ट में। कहां लास्ट में, कैश जनरेटेड के बाद 3,70,000 रुपए, 3,70,000, ये आंसर बाहर लिख दो। ये आया मेरा प्लस में आंसर, मैं इसे लिखूंगी कैश इनफ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी बेटा, ऑपरेटिंग। देखिए शुरू से मैं इस चैप्टर में एक ही बात कह रही हूं, जब तक आपको ये चीजें नहीं पता है कि क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है, फॉर्मेट नहीं पता, तो आप नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने अलग अलग टुकड़ों में बनाया है। पहले ऑपरेटिंग को मैंने 2 से 3 पार्ट में बनाया, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, ताकि आप एक एक एक्टिविटी को समझो। और लाइन से 40 से 6 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस किए हैं, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो। क्लियर, ये कौन सी एक्टिविटी बनी बेटा, ऑपरेटिंग। अब मैं इधर का ये साफ करूं, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टिंग में मुझे कौन सा आंसर चाहिएगा, मैंने कितने की परचेस की है, मशीनरी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डायरेक्ट यहीं से पता चल जाएगा, इतने का परचेस और इतने का सेल। तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये डिबेंचर, सारी चीजें अच्छे से नोट डाउन करना। $3,40,000 की मैंने मशीन परचेस की है ना। अब मैं आपको एक और चीज बताने वाली थी, प्रीमियम। वो अभी फाइनेंसिंग के साथ मैं आपको बताने वाली हूं कि प्रीमियम हमने यहां क्यों नहीं ली। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यहां पे प्लस होता, लेकिन इन्होंने प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को, जो हमने प्रीमियम पे शेयर इशू किए हैं, उसमें से राइट ऑफ कर लिया है। अभी मैं आपको इसका लॉजिक बताने वाली हूं, पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब आ रहा है अपना सेकेंड बी, कैश इनफ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी बेटा, इन्वेस्टिंग। देखिए सारी कैलकुलेशन इसमें करते हैं हम डिटेल में, और बाहर अमाउंट। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो हमने अकाउंट बना लिया था, हमने परचेस की थी मशीन, बैलेंसिंग फिगर जो हमारा आया था, कितने की खरीदी थी, 3,40,000। खरीदने से हमारे पास से पैसे जाते हैं, और हमने मशीन सेल की सिर्फ 20,000 की, सेल से हमारे पास पैसे आते हैं, 20,000 हमारे पास आए और 3,40,000 गए। और इन्वेस्टिंग में आएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। 2 इन्वेस्टमेंट दिए हैं, करंट इन्वेस्टमेंट कैश और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स में आता है। तो 80 से 125 का हो रहा है, आपके इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं 45,000 से, तो आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट परचेस किया, परचेस ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 45,000, ये भी आपका माइनस। तो 340, 385, उसमें से 20,000 आपके पास आए, 3,65,000, ये आपका दूसरा आंसर आ गया बेटा। लेकिन ये आपका माइनस में आया है, तो यहां पे कैश इनफ्लो नहीं बल्कि आउटफ्लो हुआ है, जिसको हम क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड
फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब सी कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले आपने शेयर इशू किए, देखो 450 से 550 हो रहे हैं, तो यहां लिखूं इशू ऑफ शेयर्स विथ प्रीमियम। ऐसा क्यों? देखो, अब मैं आपको प्रीमियम का फंडा भी समझाने वाली हूं। पहले आपके शेयर्स 450 के थे, बाद में कितने के हुए? 550। तो 4.5 से 5.5 लाख यानी कि 1 लाख के शेयर में इश्यू कर रही हूं और 10,000 की प्रीमियम पर। प्रीमियम कहां है? इन्होंने क्वेश्चन में दिया है सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 की। ठीक है, फिर इन्होंने लिखा है लेस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिटर्न ऑफ 5,000 और बाहर 5,000। मैं डायरेक्ट 5,000 से भी क्वेश्चन कर सकती हूं, बट हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम दोनों चीजें शो करेंगे। देखिए, शेयर को मैंने इशू किया 1 लाख और 10,000 की प्रीमियम पे इशू किया, तो जो मेरा 10,000 का प्रॉफिट है आगे चलकर मैं उसे कहीं ना कहीं यूज करूंगी। तो मैंने इस प्रॉफिट का क्या यूज किया अभी बताती हूं। पहले 1,10,000 के मैंने शेयर इशू किए प्रीमियम से। अब सुनिए, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पहले 3 लाख के थे और बाद में 2 लाख के हुए, यानी कि मैंने रिडेम्पशन किया। जब इंक्रीज होते हैं शेयर्स तो पैसे आते हैं, जब शेयर डिबेंचर की वैल्यू कम होती है मतलब रिडेम्पशन पैसे जाते हैं, कंपनी पेमेंट कर रही है, तो कंपनी ने पेमेंट किया रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, पैसे जा रहे हैं कितने? 1 लाख। अब सुनिए, इन्होंने कहा लास्ट में 4th पॉइंट पढ़े, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 1 लाख के शेयर को मैंने 5% प्रीमियम पर पेमेंट किया, तो 1 लाख के शेयर्स को 5% यानी कि 5,000 रुपए प्रीमियम यानी पेमेंट किया है 1,05,000 पे। तो मैंने ये जो 5,000 रुपए प्रीमियम के एक्स्ट्रा दिए हैं वो पैसे कहां से दिए हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नहीं दिए, जो मेरे पास 10,000 की प्रीमियम थी उसमें से दिए हैं। दैट्स वाई यहां पे रिडेम्पशन पे जो प्रीमियम है 5,000 वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आई है। फिर से मैंने शेयर इशू किए 1 लाख के, 10,000 प्रीमियम पे 1,10, प्रेफरेंस शेयर 3 लाख से 2 लाख के हो रहे हैं, 1 लाख से कम हो रहे हैं, 5% प्रीमियम पे पेमेंट हो रहा है, तो 1 लाख के शेयर के बदले में 1,05,000 दे रही हूं, तो 5,000 रुपए जो मेरे नुकसान होंगे वो राइट ऑफ में किस में से करूंगी? इसमें से। इसलिए बस इसको यही लिखना है, यहां ऑपरेटिंग में नहीं डालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2-3 बार सुनिएगा इस पॉइंट को, तब जाकर समझ में आएगा। अब और क्या लिखूं? शेयर हो गया, डिबेंचर्स लिखूं, ठीक है, प्रीमियम का पॉइंट हो गया, डिबेंचर्स लिखूं। डिबेंचर्स पहले 150 के थे, इशू हुए हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स 150 से 260 हुए हैं, 1,10,000। फिर बैंक लोन 50 से 40 का हुआ, पेमेंट किया, कम हो रहे हैं लोन, तो पेमेंट ऑफ लोन 10,000 रुपए माइनस लोन का पेमेंट हो रहा है, पहले 50 के थे फिर 40 के हुए। और क्या लिखूं? अब इनका इंटरेस्ट लिखूं, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। कितना पेमेंट था यहां से देख लेती हूं मैं, ये था 16,400 जो मैंने पूरी कैलकुलेशन बताई थी। फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है? शेयर, डिबेंचर, लोन, फिर इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन, ये मैंने पे किया था 3,600, ये भी माइनस का।
शेयर हो गए, डिबेंचर हो गए, प्रेफरेंस हो गए, प्रीमियम हो गए, इंटरेस्ट हो गया, लगभग सब कुछ हो गया, कुछ भी नहीं बचा। तो इसका आंसर भी निकाल लेते हैं। इसके सब माइनस में आ रहे हैं, नहीं ये प्लस में, 110 और 110, 220, 220 और 1,00,000, 5,000 माइनस का, फिर 10 और 26,400, फिर 3,600 माइनस 2,20,000। ये आपका आंसर आ गया बेटा 85। चलो तीनों आंसर्स आ गए आपके 85 प्लस में आया है। ये आया कैश इनफ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी ए प्लस बी प्लस सी तीनों आंसर्स निकालना है। ए प्लस बी प्लस सी, ए में मुझे प्लस में आंसर मिला 370, बी में मुझे माइनस में आंसर मिला 3,65,000 और सी में मुझे फिर प्लस में मिला 85। तो 370 प्लस 85 माइनस 365, 90,000 आंसर मेरा प्लस में आया है। ठीक है, तो मेरा आया नेट, क्या आया? नेट कैश इंक्रीज। यही लिखना, नीचे मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैंने यहां लिखा नेट कैश इंक्रीज। अब इसमें क्या जोड़ना है? एड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड करंट इन्वेस्टमेंट। क्यों? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों का क्या जोड़ेंगे? ओपनिंग बैलेंस। देखो कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है, हमें चेक करना है ना कि हमारा क्वेश्चन सही है कि गलत। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस है 25 और करंट का है 15। 25 और 15 ये हुए 40,000। तो 90 और 40 कितना होता है? 1,30,000। और अब आप चेक करके देखो 1,30,000, 25 और 15 40। अब क्लोजिंग बैलेंस देखो, क्लोजिंग बैलेंस भी 1, 25 और 15, 25 90,000 प्लस 40,000 130 और इधर आ रहा है हमारा, बिल्कुल आंसर आ गया। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और करंट इन्वेस्टमेंट देखो, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश का है बेटा 1,25 और करंट का है 5, 125 प्लस 5 हो रहा है 130। ये थोड़ी सी जगह की कमी होने के कारण, पर ये तो आपको आता होगा। तीनों को प्लस करा, 90,000 आंसर प्लस में आया, मतलब मेरा कैश इंक्रीज हो रहा है। अब मुझे चेक करना है कि मेरा पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन सही है या गलत। तो क्या करूंगी? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस करूंगी। कैश और कैश इक्विवेलेंट, करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग बैलेंस कैश का 25,000 दिया है और करंट इन्वेस्टमेंट का 15, 25 और 15 हुए 40। तो 90 और 40 मिलाकर होने चाहिए 1,30,000 और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और करंट इन्वेस्टमेंट का भी 31 है, मतलब मेरा पूरा क्वेश्चन सही है। तो क्या क्या था? सब कुछ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रीमियम, रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम यहाँ पे यूज की उन्होंने, राइट ऑफ, इसलिए हमने उसको कहीं कुछ यूज नहीं किया है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इतना लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आता, बट यदि हमें प्रैक्टिस करनी है सारे क्वेश्चंस में से तो हमें इस क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि इससे ओवरऑल हमारा पूरा रिवाइज हो जाता है। तो यदि आप लोगों को समझ में आया है और इस क्वेश्चन से आपको हेल्प हुई है और आप लोग चाहते हैं कि मैं 55 का बड़ा क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करके बताऊं ताकि आपका और कैश फ्लो पक्का हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और यदि आप लोगों को लगता है कि मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय, टेक केयर।